नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके ही परिवार बीदा ब्रांड में। मैं आशीष। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 10 नए साम्राज्य और राज्यों के विषय में। जैसा कि आपको पता है, हम लोग 6 की सीरीज चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हुए अब हम लोग अंत की ओर बढ़ रहे हैं और अंत में हम लोग लास्ट 2 चैप्टरों का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत हम लोग जानेंगे गुप्त वंश के विभिन्न क्षेत्रों के विषय में। गुप्त वंश को भारत का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, इसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे और जानेंगे कि उस समय कला, विज्ञान और साहित्य के क्षेत्र में ऐसे कौन कौन से परिवर्तन हुए, ऐसी कौन कौन सी रचनाएं हुई जिन्होंने विश्व के इतिहास में और भारत के इतिहास में 4 चांद लगा दिए। हम लोग जानेंगे समुद्रगुप्त के विषय में इस चैप्टर के में, और जानेंगे चंद्रगुप्त के विषय में, जो कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से चर्चित है पूरे इतिहास में, अब भारतीय इतिहास में, जो कि है स्वर्ण युग का इतिहास। तो हम लोग जानते हैं पहले प्रशस्तियाँ क्या हैं। तो प्रशस्तियाँ जो है वह संस्कृत के शब्द से प्रशस्ति से आया है, जिसका अर्थ होता है प्रशंसा करना। हमने इससे जो पूर्व चैप्टर पढ़ाया है, चैप्टर नंबर 9, उसमें हमने सातवाहन वंश के सातकर्णी अर्थात गौतमी पुत्र सातकर्णी की प्रशस्ति के विषय में भी हमने थोड़ी सी जानकारी प्राप्त की है। तो उसी प्रशस्ति में आगे बढ़ते हुए अब हम बात करेंगे प्रयाग प्रशस्ति में उल्लिखित एक महान सम्राट भारत के नेपोलियन अर्थात समुद्रगुप्त के विषय में, और जानेंगे कि उसको उस प्रशस्ति में किस किस नामों से पुकारा गया, अर्थात उसे भगवान क्यों बताया गया और विश्व विजेता क्यों बताया गया। तो प्रशस्तियां यह एक विशेष प्रकार का अभिलेख होता है जिसमें किसी राजा या फिर विशेष व्यक्ति की प्रशंसा की जाती है, वही क्या कहलाती है? प्रशस्ति कहलाती है। तो अब हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति के विषय में। समुद्रगुप्त के विषय में हमें प्रयाग में अशोक स्तंभ पर खुदे, अर्थात कहाँ पे? प्रयाग, जो कि इलाहाबाद के नाम से भी जाना जाता है, वहाँ पर अशोक स्तंभ पर खुदे हुए अभिलेख से पता चलता है, जिसकी खुदाई या फिर जिसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबारी कवि या कह लीजिए उनके दरबारी मंत्री, जो महादंड नायक भी थे अर्थात न्यायविद थे, हरिसेन के द्वारा काव्यात्मक रूप में की गई थी। अर्थात जो प्रयाग प्रशस्ति है वह एक काव्यात्मक रूप में है, अर्थात वह कवि की कल्पनाओं पर भी आधारित है। इस प्रकार वह लिखित है। कवि ने इसमें राजा को एक योद्धा अर्थात राजा की एक योद्धा के रूप में, युद्धों को जीतने वाला राजा, विद्वान अर्थात ज्ञानी और एक उत्कृष्ट कवि के रूप में भी दर्शाया गया है, और उसकी इन रूपों में एक भरपूर प्रशंसा की गई है, जिसकी आप प्रशंसा देख रहे हैं। यहाँ तक कि इसमें ईश्वर के रूप में भी उसको बताया गया, अर्थात जो समुद्रगुप्त हैं उनको ईश्वर के रूप में भी दर्जा दिया गया है। किसमें? प्रयाग प्रशस्ति के रूप में। इन्हीं प्रशस्तियों के विषय में हमको वंशावलियों की भी जानकारी प्राप्त होती है। अब हम लोग जानेंगे समुद्रगुप्त के शासनकाल में उसका राजनीतिक विस्तार कहाँ कहाँ तक था, अर्थात भारत के किन किन क्षेत्रों पर उसका अधिकार था और वहाँ के शासक उसका आधिपत्य स्वीकार करते थे। तो एक एनिमेशन के माध्यम से हम आपको समझाएंगे। आप एनिमेशन को बहुत ही ध्यान से देखिए। तो सबसे पहला जो क्षेत्र है वह ग्रीन रंग से रंगा हुआ अर्थात हरे रंग का क्षेत्र है, जहाँ के जो शासक थे उन्होंने भारत के महान शासक अर्थात समुद्रगुप्त की आधिपत्य को स्वीकार कर लिया। जिनके जो प्रमुख क्षेत्र थे वह थे पाटलिपुत्र, जो दर्शाया गया है, नालंदा, प्रयाग और कन्नौज। इन क्षेत्रों पर समुद्रगुप्त ने अपना आधिपत्य जमाया था और यहाँ के शासकों को अपने अधीन कर लिया था। देखिए, जो दूसरा क्षेत्र है इसे दक्षिणापथ कहा जाता है, अर्थात दक्षिण की ओर जाने वाला जो रास्ता है उसे दक्षिणापथ कहा जाता है। इसके जो 12 शासक थे वह इसके अंतर्गत आते हैं, अर्थात इस क्षेत्र के जो 12 शासक थे वह दक्षिणापथ के अंतर्गत आते हैं। इनमें से कुछ की राजधानियों को दिखाने के लिए मानचित्र पे लाल बिंदु से दर्शाया गया। अर्थात देखिए, जो तटीय क्षेत्र अर्थात भारत का पूर्वी तट का जो क्षेत्र है वहाँ पे लाल लाल बिंदियाँ रखी हुई हैं। यह प्रमुख राजधानियाँ हैं उन क्षेत्रों की जिन पर हमारे शासक समुद्रगुप्त का क्या था? आधिपत्य हुआ करता था। बाद में यह जो बैगनी रंग का है पूरा क्षेत्र, ठीक है, बैगनी रंग का है, देखिए पूरा क्षेत्र है जिसमें थानेश्वर है, मथुरा का बगल का क्षेत्र है, नेपाल है, आधुनिक बांग्लादेश है और भूटान और असम का जो क्षेत्र है वह बैंगनी रंग से रंगा हुआ है। इनमें कई गढ़ आते थे
ठीक है, ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे और उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे। और यह प्रायः दरबार जब लगता था समुद्रगुप्त का तो वहाँ पे ये लोग क्या हुआ करते थे, उपस्थित हुआ करते थे और शासन कार्यों के विषय में जानकारी प्राप्त करते थे और उनके विभिन्न प्रकार के कार्यकलापों को देखते थे और अपने जो गढ़ हैं उनमें उनको लागू किया करते थे। देखिए जो चौथा क्षेत्र है अर्थात यह जो नीला नीला रंगा हुआ, अर्थात देखिए जो आधुनिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान का क्षेत्र है वह बाह्य इलाकों के अंतर्गत आता था, अर्थात यहाँ का जो शासन था वह बाह्य अंतर्गत आता था। यहाँ पे कुषाण, शक आदि जो क्षेत्र थे वहाँ पे राजा राज्य करते थे, यही लोग राज्य करते थे। अर्थात शक हो गए, कुषाण हो गए, इनके जो प्रमुख शासक थे उन क्षेत्रों में उनका आधिपत्य हुआ करता था। इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की, अपनी पुत्रियों का विवाह यहाँ से किया, अर्थात समुद्रगुप्त और उनके उत्तरवर्ती सम्राटों के साथ उन्होंने वैवाहिक संबंध बनाया। और इस प्रकार जो समुद्रगुप्त का राजनीतिक विस्तार था वह भारत के पड़ोसी देशों अर्थात अफगानिस्तान और आदि क्षेत्रों में जैसे नेपाल हो गया, भूटान हो गया, इन क्षेत्रों में भी हुआ। एक विशेष उपलब्धि इस समय यह हासिल हुई गुप्त वंश के शासकों को कि इन्होंने भारत का जो पूर्वी तट है उस पर अपना आधिपत्य जमा लिया और अपने आधिपत्य जमाने के साथ साथ इन्होंने अपना पूरा व्यापारिक साम्राज्य भी स्थापित कर लिया। अर्थात देखिए पूर्वी जो क्षेत्र है वह तटीय क्षेत्र है और वहाँ से व्यापार करना अन्य देशों से बहुत ही सुलभ होता था, तो इन शासकों ने उस पर अपना आधिपत्य स्वीकार कर लिया और मध्य एशिया पर जाने वाले मार्ग पर भी अपना अधिकार कर लिया। इस कारण इस समय का जो साम्राज्य था अर्थात इस समय जो था भारत वह स्वर्णयुग कहलाया, अर्थात इनका जो शासनकाल था वह स्वर्णयुग के काल में आता है। तो अब हम लोग जानेंगे वंशावलियों के विषय में। वंशावलियों का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है पूर्वजों की सूची। इन वंशावलियों के माध्यम से हमें उस शासक के पूर्वजों तथा उसके बाद होने वाले शासकों के विषय में पूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। अधिकांश प्रशस्तियाँ शासकों के पूर्वजों के बारे में भी बताती हैं। यह प्रशस्ति भी जो कि समुद्रगुप्त की प्रशस्ति है, समुद्रगुप्त के प्रापितामह, पितामह यानी कि परदादा, दादा, पिता, माता व पुत्र के बारे में भी पूर्ण जानकारी देती है। समुद्रगुप्त की मां कुमार देवी लिच्छवी गणराज्य की कन्या थी। जब हम महाजनपद, जनपद आदि की चर्चा कर रहे थे तो वहां पे हमने लिच्छवी गणराज्य और वज्जी गणराज्य के विषय में भी जानकारी आपको दी थी। तो उसी लिच्छवी गणराज्य से इनकी माता कुमार देवी संबंधित थी। इनके पिता जो कि चंद्रगुप्त थे वह गुप्त वंश के ऐसे प्रथम शासक थे जिन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। उसके बाद में इनके पुत्र समुद्रगुप्त ने भी महाराजाधिराज की उपाधि ग्रहण की। समुद्रगुप्त के पुत्र जो कि विक्रमादित्य हैं अर्थात चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से उनको जाना जाता है, इन्होंने शकों के अंतिम शासक को परास्त किया तथा भारत को, जो भारत की राजनीतिक दशा थी, उसको पश्चिमोत्तर भारत के पार भी पहुंचा दिया। इन्होंने शकों को परास्त करने के उपलक्ष्य में अर्थात विजय प्राप्ति के प्रतीक के स्वरूप इन्होंने 58 ईसा पूर्व अर्थात ईसा के जन्म से 58 वर्ष पूर्व विक्रम संवत की स्थापना की। किन्होंने की? विक्रमादित्य ने की। इनको क्या कहा जाता है? सकारी विक्रमादित्य। क्या कहा जाता है? सकारी विक्रमादित्य। देखिए इसका शाब्दिक अर्थ समझ लीजिए। विक्रमादित्य शक अर्थात होता है शक जो कि वहाँ के पश्चिमोत्तर भारत के शासक थे। आर्य अर्थात होता है दुश्मन, अर्थात जो शकों का दुश्मन है उसे क्या कहा गया? विक्रमादित्य कहा गया। विक्रमादित्य एक उपाधि थी जो किसको मिली थी? चंद्रगुप्त द्वितीय को। अब हम इस जगह पे एक विशेष बात के अर्थात एक विशेष चीज के विषय में आपको बताना चाहेंगे। वह इस प्रकार है कि जो मौर्य वंश की स्थापना किया था वह थे चंद्रगुप्त मौर्य जो कि चाणक्य के काल में थे, अर्थात चाणक्य उनके गुरु थे। और जो ये चंद्रगुप्त हैं वह गुप्त वंश से संबंधित है जो कि मौर्यों के बहुत समय बाद हुए, अर्थात आज से 1700 वर्ष पूर्व जो गुप्त वंश हुआ उसके ये लोग शासक हुआ करते थे। जबकि जो मौर्य वंश है वह है 2300 वर्ष पूर्व का कालखंड हुआ करता था। तो जो गुप्त वंश है, गुप्त वंश में दो चंद्रगुप्त हुए। एक तो वो जो चंद्रगुप्त प्रथम थे और दूसरे इनके नात ये पोता मान लीजिए, ठीक है। तो कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय अर्थात विक्रमादित्य थे।
इस प्रकार हमने गुप्त वंश की एक सूक्ष्म परिचय जान लिया है। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं और जानेंगे थानेश्वर के महाराज हर्षवर्धन के विषय में। अब हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे 1400 वर्ष पूर्व उत्तर भारत में वर्धन साम्राज्य के विषय में, अर्थात हर्षवर्धन के साम्राज्य के विषय में। जैसा कि हमको पूर्व में अभी जानकारी हमने प्राप्त किया है गुप्त वंश के विषय में, उसकी जानकारी हमें इलाहाबाद की प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है, अर्थात वहाँ पे जो समुद्रगुप्त की प्रशस्ति है उसके माध्यम से हमको उसके पूरे साम्राज्य के विषय में जानकारी प्राप्त हो जाती है। उसी प्रकार हर्षवर्धन के विषय में उनके दरबारी कवि बाणभट्ट द्वारा लिखित उनकी जीवनी जो थी हर्षचरित नामक पुस्तक से मिलती है। इन्हीं के शासनकाल में हुएनसांग नामक एक चीनी यात्री भारत में यात्रा करने आया और वह जिन जिन मठों या फिर स्थानों पे उनके समय में गया उसने अपने यात्रा वृत्तांत में पूरा उसका वर्णन किया है। हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, अर्थात इनके पिता के दो बेटे थे और वो जो दो बेटे थे उसमें ये छोटे वाले पुत्र थे। अपने भाई व पिता की मृत्यु के पश्चात ये थानेश्वर के राजा बने थे। कहाँ के? पहले ये थानेश्वर के राजा बने, बाद में इन्होंने अपनी राजधानी कन्नौज में शिफ्ट कर दी थी। ठीक है, तो उनके बहनोई, अब बहनोई क्या होता है? आपकी अगर कोई बहन होगी उसका जो पति होगा वह आपका क्या कहलाएगा? बहनोई। तो यहाँ पे एक घटना प्रमुख हुई थी, वह घटना पे विशेष ध्यान दीजिए कि उनके बहनोई कन्नौज के शासक थे। तो इनका जो युद्ध हुआ था बंगाल के शासक से हुआ, जिसमें इनकी बहनों की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। फिर इनकी जो बहन थी वह इनके पास मदद के लिए आती है और कहती है कि अपने साम्राज्य में हमारे साम्राज्य को मिला लीजिए और बंगाल पर आक्रमण करिए। तो इसी प्रकार हुआ। जब बंगाल के शासक ने इनके बहनोई को मार डाला तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन करके बंगाल पर आक्रमण किया और बंगाल पर जब इन्होंने आक्रमण किया तो वहाँ के शासक को इन्होंने परास्त कर दिया और बंगाल में अपना शासन आधिपत्य जमा लिया। मगध तथा संभवतः बंगाल को जीतकर, जो मगध वाला क्षेत्र है और उसके बगल के जितना भी क्षेत्र था बंगाल तक का, वहाँ तक का क्षेत्र जीतकर इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उन्हें पूर्व में जितनी सफलता मिली उतनी सफलता उन्हें अन्य नहीं मिली। आप हमारे एनिमेशन के माध्यम से समझिए कि जो एनिमेशन में देखिए कि जो इनका साम्राज्य था, अर्थात हर्षवर्धन का जो साम्राज्य था कहाँ कहाँ फैला हुआ था। देखिए जो गुज्जर है, अर्थात जो आधुनिक राजस्थान है वह क्षेत्र थोड़ा सा छूटा हुआ है और उधर जो 7 सिस्टर्स है हमारा पूर्वी क्षेत्र है वह छूटा हुआ है। बाकी गुजरात, इधर हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार आदि जो क्षेत्र है वह कन्नौज के अधीन थे, अर्थात हर्षवर्धन के साम्राज्य में आते थे। अब जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार करके दक्षिण की ओर आगे बढ़ने लगे, अर्थात जब इन्होंने पूर्वी क्षेत्र को जीत लिया और पश्चिम के कुछ क्षेत्रों को जीत लिया तो इनके मन में एक महत्वाकांक्षा उठी, क्यों ना हम दक्षिण को अब जीत ले। क्योंकि जो दक्षिण में उस समय चालुक्य सम्राट हुआ करते थे वह बहुत ही शासन में निपुण थे और बहुत ही शक्तिशाली थे। तो इन्होंने दक्षिण को जीतने का भी प्लान बनाया। लेकिन हुआ क्या इनके साथ? जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार करके दक्कन की ओर बढ़े, अर्थात दक्कन का पठार कहाँ है? ये भारत है, ये श्रीलंका है। तो ये जो पठार है, ये त्रिकोण आकृति वाला पठार है, इसे कहते हैं दक्कन का पठार। इधर बढ़ने की कोशिश की है तो यहीं पे चालुक्य थे। कौन थे? चालुक्य थे। और उस समय चालुक्य के सम्राट थे पुलकेशिन द्वितीय, जिन्होंने इनको कस के रोका। अर्थात जब ये आगे बढ़े तो उनके की ओर ये फिर से चल दिया था। चालुक्य जो सम्राट थे पुलकेशिन द्वितीय ने इनके साथ भीषण युद्ध किया और इनको दक्षिण में बढ़ने से रोका। इस प्रकार हमने हर्षवर्धन के विषय में एक सूक्ष्म जानकारी प्राप्त की है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो देखिए नीचे सब्सक्राइब का बटन आ रहा है, उसे दबाइए और अपना वीडियो आगे देखिए। अब हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय के विषय में। जानकारी प्राप्त करेंगे पल्लवों और पुलकेशिन द्वितीय के विषय में। जिस समय भारत के उत्तरी क्षेत्र में और पूर्वी क्षेत्र में हर्षवर्धन की राजनीतिक शक्ति का विस्तार हो रहा था, उसी समय भारत के दक्षिणी क्षेत्र में अर्थात प्रायद्वीपीय क्षेत्र में दो प्रमुख राजवंशों की स्थापना हो चुकी थी। वह राजवंश थे पल्लव और पुलकेशिन द्वितीय का चालुक्य वंश। इसमें जो पुलकेशिन द्वितीय का वंश था चालुक्य, यह पल्लवों के ऊपर भारी पड़ रहा था। वह क्यों? आइए जानते हैं। इस समय पल्लव व चालुक्य
पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश थे। किस समय? जब हर्षवर्धन का कालखंड था। उत्तर भारत में पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम थी तथा चालुक्यों की राजधानी ऐहोल थी। यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। कौन? ऐहोल। ऐहोल एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। यहाँ से विभिन्न प्रकार के व्यापार होते थे क्योंकि यह समुद्र तटीय इलाका हुआ करता था, जिससे यहाँ का व्यापार विदेशों तक होता था जहाज के माध्यम से। धीरे धीरे यह धार्मिक केंद्र भी बन गया। वह किस लिए? क्योंकि व्यापार होता था तो अधिक धन आता था। धन आता था तो यहाँ पे विभिन्न प्रकार के मंदिर बनाए गए और बहुत बड़े बड़े मंदिर बनाए गए, जिस कारण से यह क्या हो गया? एक व्यापारिक केंद्र के साथ साथ धार्मिक केंद्र भी हो गया। पल्लव व चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते थे, अर्थात जो पल्लव और चालुक्य राजवंश के शासक थे वह कई पीढ़ियों से एक दूसरे की सीमाओं पर आक्रमण करते और खासकर उनकी जो राजधानियां थी उन पर वो आक्रमण करते और उसको हानि पहुंचाते, फिर उसको रीबिल्ड करते, अर्थात फिर उसको बनाते, फिर आक्रमण करते, फिर नुकसान होता। ऐसे ही करते करते ये चलता गया। फिर बाद में आए पुलकेशिन द्वितीय जी। तो पुलकेशिन द्वितीय प्रमुख चालुक्य राजा थे। कौन? पुलकेशिन द्वितीय। उनके बारे में हमें उनके दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति से प्राप्त होता है। अर्थात इनके जो दरबारी कवि थे रवि कीर्ति, इन्होंने एक प्रशस्ति लिखा जिससे हमें पुलकेशिन द्वितीय के राजनैतिक और ऐतिहासिक महत्व के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। रवि कीर्ति के अनुसार उन्होंने, अर्थात किसने? पुलकेशिन द्वितीय ने पूर्व व पश्चिम दोनों समुद्र तटीय इलाकों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। आप देख लीजिए, ये जो क्षेत्र है वह पूर्वी तट है और ये जो है वह पश्चिमी तट है। कौन सा? पश्चिमी तट है। इन दोनों तटों पर चालुक्य के पुलकेशिन द्वितीय का जो है आधिपत्य हो चुका था। उन्होंने हर्ष को आगे बढ़ने से भी रोका था। जब हर्ष ने नर्मदा नदी पार करके दक्षिण में आक्रमण करने का प्लान बनाया तो पुलकेशिन द्वितीय ने उसका पुरजोर जवाब दिया और हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के उस ओर ही धकेल दिया तथा दक्षिण भारत में उसके साम्राज्य विस्तार के मंसूबों को खत्म कर दिया। पुलकेशिन ने पल्लव राजा के ऊपर आक्रमण किया जिससे कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी। अर्थात जब पल्लव के अंतिम शासक, क्या कहिए, अंतिम न कहिए, मतलब जो शासक उस समय पुलकेशिन के समय में थे, तो पुलकेशिन के ऊपर वो रोज परेशान करते, रोज आक्रमण करते छिट-पुट करके। तो एक दिन पुलकेशिन को गुस्सा आया और उसने आक्रमण कर दिया सीधा सीधा। फिर बेचारे क्या किए, पल्लव जो राजा थे वह कांचीपुरम की एक विशाल दीवार थी वहाँ पे, तो उसके पीछे उन्होंने शरण ली और अपनी जान बचा लिया, नहीं तो उस दिन निपट जाते, खत्म हो जाता उनका काम। चालुक्यों की यह विजय अल्पकालीन ही रही, बल्कि चालुक्यों ने अपना पूरा राज्य विस्तार तो किया लेकिन धीरे धीरे एक दूसरे के मार काट ने इनके साम्राज्य को कमज़ोर कर दिया। और जब एक कमज़ोर हो गए राजवंश तो इसी समय पल्लव व चालुक्यों को खत्म करने के लिए राष्ट्रकूट और चोल वंशों की उत्पत्ति हुई। अर्थात इन वंशों ने पल्लव और चालुक्यों के नामो निशान को मिटा दिया। इस प्रकार भारत के स्वर्णिम इतिहास में पुलकेशिन द्वितीय का चैप्टर समाप्त होता है और उनके वंश का भी चैप्टर राष्ट्रकूटों और चोल वंशजों ने खत्म कर दिया। अब हम लोग बात करेंगे दक्षिण भारत के प्रमुख सभाओं के विषय में जो वहाँ के स्थानीय शासन को चलाती थी। पल्लवों की प्रशस्ति में कई स्थानीय सभाओं का उल्लेख मिलता है, अर्थात उनकी कई बार चर्चा हुई है स्थानीय शासन में। इनमें से एक था जो ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, जिसे सभा कहा जाता था। अर्थात जो ब्राह्मण भूस्वामी थे उनका जो एक संगठन था उन्हें सभा कहा जाता था, और उन संगठनकर्ताओं को कहा जाता था जो ब्राह्मण नहीं थे। अर्थात उनका जो संगठन था वह उर कहलाता था जो ब्राह्मण नहीं होते थे। ठीक है, तो इन सभाओं के माध्यम से, उर और सभा के माध्यम से जो भूस्वामी होते थे वह सिंचाई, खेती, उर्वरक, बीज आदि का जो विस्तृत क्षेत्र में बिखराव या फिर कह लीजिए ट्रांसपोर्टेशन था, उन सभी को देखते थे। व्यापारियों का संघ नगरम कहलाता था। क्या कहलाता था? नगरम। अर्थात जो व्यापारी थे वह जो व्यापार करते थे उनके लिए एक संगठन बनाते थे, उसका नाम कहलाया वो नगरम। इसके माध्यम से यह भूस्वामियों के ऊपर नियंत्रण रखते थे कि उनसे ज़्यादा वो कर ना ले पाए। ठीक है, अब हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं गुप्त साम्राज्य में सामान्य लोगों के विषय में। जन सामान्य के विषय में थोड़ी बहुत जानकारी हमें नाटकों तथा अन्य स्रोतों से भी मिलती है, जैसे कालिदास
कालिदास ने अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध हैं, अर्थात जो कालिदास हैं वह राज दरबार में स्थित विभिन्न प्रकार के आयामों को बहुत ही बखूबी से चित्रित करते हैं अपने नाटकों में। उन्होंने विभिन्न जगहों पे दिखाया है कि जो उच्च वर्ग है, ठीक है, जो राजा है, मंत्री वर्ग है, वह आदि जो हैं वो संस्कृत भाषा में बात करते हैं तथा जो जन सामान्य वाली जनता है वह प्राकृतिक भाषा का उपयोग अपने बोलचाल में करते हैं। उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम है, जिसमें दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतला नामक एक युवती के प्रेम कहानी के विषय में चर्चा मिलती है। उसमें आपने एक कहानी पढ़ी होगी कि जो शकुंतला है एक बार नदी किनारे जाती हैं, उनकी अंगूठी गिर जाती है और एक मछली खा लेती है। उस मछली को मछुआरे पकड़कर राजा के पास ले जाते हैं और उसका पेट चीरा जाता है तो वह अंगूठी दिखाई देती है। तो बाद में पता चलता है कि वह अंगूठी दुष्यंत की ही थी जिन्होंने शकुंतला को दी थी। इस प्रकार इस प्रेम कहानी का वर्णन दिया गया है। अब हम लोग जानते हैं हर्ष के समय में आम लोगों के विषय में, क्योंकि हर्ष जो है वह बहुत ही महान शासक नहीं कह सकते, लेकिन शासक महान था क्योंकि उसने पूर्वी क्षेत्र पर अपना कब्जा किया था और उसके साम्राज्य को, अपने साम्राज्य को विस्तारित किया था। इसी के समय में फायान नामक एक चीनी यात्री भारत में यात्रा करने आया, जो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में यात्रा किया और उसने एक विशिष्ट चीज़ के ऊपर ध्यान दिया। वो क्या थी? उसके आम जनमानस के विषय में। उसने कहा उन लोगों की दुर्गति पर उन्होंने ध्यान दिया जिन्हें ऊंचे लोग या फिर शक्तिशाली लोग अछूत मानते थे। क्या कहते थे? अछूत कहते थे। और इन लोगों को शहरों से बाहर रहना पड़ता था। किनको? जो अछूत थे, छोटे लोग, उनको गांव के बाहर रहना पड़ता था। जब ये लोग अर्थात जो अछूत थे वह बाजार आदि में जाते थे तो वह लकड़ी एक लिए होते थे और उसी से बार बार आवाज़ करते कि जो उच्च कुल के लोग हैं वह उनके संपर्क में ना आ सके, अर्थात उनको ना छू सकें। एक जगह पर बाण भट्ट द्वारा अभियान पर निकली और राजा की सेना का सजीव चित्रण भी है। इस प्रकार हमने देखा गुप्त साम्राज्य के विषय में, फिर धीरे धीरे बढ़े हम लोग हर्षवर्धन के साम्राज्य के विषय में, फिर उसी के साथ हमने दक्षिण भारत की भी यात्रा की और देखा चालुक्य और वहाँ के जो शासक हैं पल्लवों के विषय में भी हम लोग जानकारी प्राप्त किए। आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा, तो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इससे संबंधित जो नोट्स हैं वह आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ हमारी प्लेलिस्टों को भी देखें और अपनी ज्ञान गरिमा को बढ़ाएं। धन्यवाद।